तो अब हम देखने वाले कब ज़रूरत पड़ सकती है हमें ईफ की नेस्टिंग की, यानी कि नेस्टेड ईफ हम सीखने वाले प्रैक्टिकली एक्सेल के अंदर। यहाँ पे डेटा भी मैंने लिया है। पहले मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा लेता हूँ कि भाई यहाँ पे जो ईफ फार्मूला हमने देखा था, ईफ फार्मूला उसमें क्या था, हमने ईफ और एंड का कॉम्बिनेशन देखा था, हमने ईफ और का कॉम्बिनेशन देखा था। और अब हम ईफ क्या देख रहे वाले, नेस्टिंग। तो नेस्टेड ईफ या ईफ नेस्टिंग आप बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे होगा, मैं समझाऊंगा। पहले ईफ फार्मूला कब हमें ज़रूरत पड़ता है, जब हमारे पास दो रिजल्ट शो करने होते हैं और एक ही कंडीशन होती है। कंडीशन एक ही रहेगी, ध्यान से देखिए, कंडीशन एक थी हमारे पास। ईफ फार्मूला आपने सीखा हो तो कंडीशन एक ही थी, तो रिजल्ट दो थे, येस और नो दिखाना था। कंडीशन एक थी, आइदर ना सेल्स डिपार्टमेंट में से वो है तो उसको येस रखेंगे, ऐसा कुछ था हमारा। कंडीशन एक थी, या पे रिजल्ट दो थे। यहाँ पे क्या था, रिजल्ट दो ही था, हमने रिजल्ट तो दो ही रखा था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थी एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2, मोर देन 2, राइट। दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस है तो आप यूज़ करोगे एंड का। ये भी सेम ही है, और का इस्तेमाल करोगे। इसमें भी दो रिजल्ट थी है, रिजल्ट वही थे, येस और नो। यहाँ पे भी येस नो, यहाँ पर येस और नो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दो से ज़्यादा, यहाँ पे भी कंडीशन दो से ज़्यादा। हाँ, बस यहाँ पे एक था कि सारी कंडीशन चेक थी, कंपल्शन था। क्या था, कंपल्सरी था, और नीचे वाले में ऑप्शनल था, राइट। ये हमने सीखा था, कंपल्सरी सारी कंडीशन चेक होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, सारी कंडीशंस, यहाँ पे ऑप्शनल, राइट, ये ऑप्शनल, इस तरह से, ठीक है। ये आपको समझ में, ये ऑप्शनल था कि भाई एक कंडीशन भी मिल गई तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो रिजल्ट नहीं है आपके पास, रिजल्ट बढ़ेंगे और आपके पास कंडीशंस भी बढ़ेगी, राइट। कंडीशंस भी ज़्यादा हो सकती है, रिजल्ट भी ज़्यादा हो सकते हैं, तब आप ईफ का नेस्टिंग करोगे। तो आपके पास कंडीशन तो फिलहाल यहाँ पे एक ही है, एक पर्टिकुलर एक के ऊपर ही मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करनी है आपको, और रिजल्ट भी आपको देने, मतलब कंडीशंस भी ज़्यादा है लेकिन एक ही कॉलम के ऊपर है। और यहाँ पे क्या है, देखिए दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो इतने सारे रिजल्ट शो करने इन कंडीशंस के हिसाब से। मतलब क्या, अगर जो एम्प्लॉय है या टीम लीडर है उसका सेल्स अगर 1,20,000 से ज़्यादा है तो उसको 20% इंसेंटिव मिलेगा उसके सेल्स के ऊपर। ओके, सेल्स जितना है उसके हिसाब से 20%। उसके साथ यहाँ पे अगर उसका 1,00,000 से ज़्यादा है तो 10%, 90,000 मतलब 90,000 से ज़्यादा है तो 5%, और 90,000 से कम है तो 0 इंसेंटिव। मतलब उसका सेल्स 90,000 से ऊपर होना ही चाहिए, तभी उसको इंसेंटिव स्टार्ट हो जाएगा। और स्लैब के हिसाब से, अलग अलग स्लैब है, ये स्लैब में है तो ये स्लैब में है तो ये स्लैब में, तो जैसे वो इंसेंटिव कमाता है वैसे उसको जैसे वो सेल्स करता है वैसे उसका इंसेंटिव भी बढ़ते जाएगा, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर इट, यहाँ पे इज इक्वल टू मैं ऐड कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ईफ कंडीशन ऐड करूँगा। ईफ, ध्यान से देखिए क्या करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहले मैं लूँगा इस सेल को, पहली लॉजिक टेस्ट मेरी क्या रहेगी, पहली लॉजिक टेस्ट यहाँ पे रहेगी D2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना, 1,20,000, 1,20,000। आपको ईफ कंडीशन जब नेस्टिंग में करना है तो एक बात याद रखनी कि हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है, तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। आप असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करोगे तो आपको एंड विन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा और फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरा सीधा फंडा है कि भाई अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है और नंबर के ऊपर है तो आपको नंबर के ऊपर मल्टीपल कंडीशन लगानी, तो सीधा डिसेंडिंग फॉर्मूला लगा दो। डिसेंडिंग यानी कि क्या, सबसे बड़ी वैल्यू पहले ले लो, डिसेंडिंग मेथड, राइट। फिर यहाँ पे छोटी वैल्यू, फिर मैंने लिखा भी वैसे कंडीशंस। तो पहले 1,20,000 को दे दो, और 1,20,000 के ऊपर अगर उसका सेल्स है तो कोमा 20% कमीशन चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, सही। लेकिन ये 20% आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए 20% कैलकुलेट। तो ये सेल्स के ऊपर, ध्यान से देखिए, सेल्स के ऊपर 20% है। तो आप रिजल्ट में ज़रूरी नहीं कि बस वैल्यू लिखिए, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ये टाइप किया, मैं 20% डायरेक्ट टाइप कर सकता था कि भाई ये 20% दिखाई दे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई उसका जो सेल्स है उसके ऊपर 20% है। तो मैंने लिखा कि भाई D2 इंटू 20%। मतलब अगर वो 1,00,000 से ज़्यादा इंसेंटिव सेल्स कमा लेता है, सेल्स कर लेता है, तो उसका इंसेंटिव इतना होगा, वो इतना इंसेंटिव कमा पाएगा। ओके, पहली कंडीशन होने के बाद पहले कंडीशन में एक रिजल्ट दे दो। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूँ, पहली कंडीशन में एक ही रिजल्ट दे दो, दूसरा रिजल्ट जो है वैल्यू फॉल्स, वो हमारे पास नहीं है। वैल्यू फॉल्स के बाद हमें और एक कंडीशन देनी है, तो वैल्यू फॉल्स में यहाँ पे हम कॉमा जैसे करेंगे ना, वैल्यू फॉल्स में बोल्ड हो जाएगा, और इसी की जगह हम नया ईफ अप्लाई करेंगे। इसे बोलते हैं नेस्टिंग करना, क्योंकि पहला ईफ खत्म नहीं हुआ, पहले ईफ में पहला आंसर दे दिया, और दूसरा ईफ यहाँ पे हम स्टार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि वहाँ पे भी मल्टीपल कंडीशंस है। तो यहाँ पे और कंडीशंस है, इसलिए मैंने लिया कि भाई ईफ दिस सेल, अगेन मैं D2 ही लूँगा, दिस सेल मतलब जहाँ पे हमने सेल्स लिखा है, सेल्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1,00,000। पहले 1,20,000 था तो यहाँ पे 1,00,000 लिया, 1,00,000 है
तो क्या लेंगे, तो D2, ध्यान से देखिए, D2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इन्वर्टेड कोमा में नहीं लेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे D2 मल्टीप्लाई बाय 10%। फॉर्मूला पे ध्यान दो, फोकस करो। अगर वो 10 लाख से, सॉरी 1 लाख से ज़्यादा सेल्स कमा लेता है तो उसको 10% कोमा। आप बोलोगे फिर अब आपने 1,20,000 ऊपर दिया है तो फिर यहाँ पे वो 20% अप्लाई नहीं होगा क्या, उसको 1 लाख के ऊपर नहीं होगा, ऑफकोर्स नहीं होगा। पहले ये यहाँ से चेक करेगा कि भाई इसमें 1,20,000 के ऊपर है क्या, 1,20,000 के ऊपर, तो 1,20,000 के ऊपर पहली कंडीशन वो चेक करेगा। अगर वो नहीं मिल रहा है तो ही इस कंडीशन पे जाएगा। तो 1,30,000 पे ये वाली कंडीशन अप्लाई होने वाली नहीं है, 1,40,000 पे ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होने वाली, क्योंकि ये पहले अप्लाई हो चुका है। अगर उसका सेल्स 1,40,000 है तो पहली कंडीशन उसने चेक कर ली कि भाई 1,40,000 है, तो ये अप्लाई कर दिया, तो इस पे जाएगा नहीं, वो आगे जाएगा नहीं। अगर उसको 1,20,000 के ऊपर नहीं मिला तो ही वो इधर आने वाला है, फॉर्मूला आगे बढ़ेगा, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी और वो तब वो अप्लाई करेगा। जैसे वैल्यू है वैसे वो कंडीशन आगे आगे बढ़ते जाएगा। अभी आगे क्या होगा, ये 10% दे दिया, तो वैल्यू फॉल्स में ध्यान दीजिए, वैल्यू ट्रू में हमने ये लिखा है, वैल्यू ट्रू में कि भाई 1 लाख है, तो ये 1 लाख से अगर यहाँ पे कम है तो क्या, वैल्यू फॉल्स। तो ईफ ओपन ब्रैकेट अगेन D2, ध्यान से देखिए, अगेन D2 आपको लिखना है। लंबा चौड़ा फॉर्मूला हो चुका है तो आगे नहीं जा रहा है फॉर्मूला, तो आप अल्ट एंटर करके नीचे ले सकते हैं फॉर्मूला को। अल्ट एंटर प्रेस कीजिए और ये नीचे आ जाता है फॉर्मूला। 1 मिनट में जूम कर लेता हूँ, नीचे आ गया। अल्ट एंटर करके आप नीचे टाइप कीजिए, ई यहाँ पे अपने D2 तक लिखा है और अल्ट एंटर किया है। उसके बाद आप यहाँ पे ग्रेटर देन आराम से लिख सकते हैं, ग्रेटर देन, वो भी आगे चला जा रहा है, नो इश्यूज़। अल्ट एंटर करके आप वो ऑटोमेटिक भी आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हम D2 वापस लेंगे, ओह सॉरी, यहाँ पे पहले हम D2 लेंगे और फिर हम लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, D2 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब 90,000 लेना है, 90,000 वो नीचे आ रहा है, ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है, ओके। सो 90,000 है तो कोमा, तो D2 इंटू 5% हमारा तय है। और नहीं तो क्या, अब यहाँ पे जैसे ये कंडीशंस, और नहीं तो क्या, अब यहाँ पे जैसे ये कंडीशंस कंप्लीट हो जाएगी हमारी, वैल्यू ट्रू हो गया, वैल्यू फॉल्स में क्या है, नहीं तो 0 है, बस 0, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू फॉल्स में 0 दे दो, क्योंकि लास्ट कंडीशन 0 है, 90,000 से लेस देन लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में, लेस देन 90,000 की कंडीशन लिखना ही नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन लिया है 90,000 तो रह गए वो 90,000 से कम ही है, उसको डायरेक्ट 0 लिख दो यहाँ पे, सिंपल है। एंटर करके रिजल्ट देख लो, एंटर देखिए, 1 मिनट मैं भूल गया आपको बताना। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा ना, मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किए, मुझे पता नहीं कि कितने ब्रैकेट क्लोज करने, मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पे एंटर करो, वो ऑटोमेटिक बताएगा कि भाई यहाँ पे 3 ब्रैकेट क्लोज होने, क्योंकि 3 बार आपने ईप ओपन किया है, दिखाई दे रहा है ना। और मैंने क्लोज भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पॉपअप नहीं आएगा। फिलहाल ये आ चुका है, एक्सेल स्मार्ट है, यहाँ पे 0 बता रहा है और सारा रिजल्ट आपको इंसेंटिव डेसिमल प्लेसेस में चाहिए तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे सारा रिजल्ट आपको प्रॉपरली मिल रहा है, राइट। आप डिक्रीज कर दो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे इसका इंसेंटिव मिल रहा है, इसको इंसेंटिव प्रॉपर मिल रहा है, सबको अपने अपने हिसाब से परसेंटेज वाइज इंसेंटिव मिल रहा है। अगर आप कैलकुलेशन करके भी देखना चाहते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय 20%, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 31,771 और 0.60, ये राउंड फिगर कर दो तो 0.70 दिखाई दे रहा है, वही हो रहा है। सो जो आंसर ये था वही आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो 20% हो गया। अगर ये देखेंगे तो ये 90,000 है, तो ये देखते हैं कितना, इसके ऊपर कितना कैलकुलेशन होगा, 5% होगा, क्योंकि 90,000 के ऊपर है तो 5% के हिसाब से देखो बराबर है, यही वैल्यू है। अगर ये राउंड फिगर करेंगे तो ये हो जाए। तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि ये प्रॉपर अप्लाई हो रहा है जैसे हमने कंडीशंस दी है। याद रखो, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। नेस्टिंग कब करना है, कैसे करना है, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है तो आप मल्टीपल कंडीशन के ज़रिए यहाँ पे कंडीशंस आप कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, बड़ी वैल्यू पहले आ जाएगी। सो यहाँ पे ये रूल याद रखना है, ओके। उसके बाद पहला आंसर देना है वैल्यू ट्रू का। अगर ये पहली कंडीशंस मिलती है तो फिर 20%, तो आप डायरेक्ट 20% लिखना चाहते हो लिखो, आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हैं। तो मैंने 20 लिख दिया इस बार, चलो ठीक है, कॉमा। उसके बाद वैल्यू फॉल्स में दोबारा ईफ ओपन ब्रैकेट, दिस सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, ध्यान दीजिए 1 लाख लिखा, कोमा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कितने परसेंटेज, डायरेक्ट मैं परसेंटेज ले रहा हूँ इस बार, कैलकुलेशन नहीं ले रहा हूँ, ओके। उसके बाद ईफ ओपन ब्रैकेट, फिर दिस सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90,000,
और इसके बाद यहाँ पे आना चाहिए 5% और लास्ट में रह गया वो 0%, उसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका रिजल्ट यहाँ पे बराबर वैसे आ जाएगा जो परसेंटेज है। अब यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ है, यहाँ पे मैं डेसिमल प्लेसेस बढ़ाना चाहूँगा, या फिर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो है ना पॉइंट्स की वैल्यूज़ इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, आ जाएगा। ये कुछ डरने की बात नहीं। यहाँ पे अभी देखो 0 आ गया था, अब बोलो सबका 0 आ गया, परसेंटेज अप्लाई करो तो आ जाएगा, राइट, क्योंकि वहाँ पे डेसिमल प्लेसेस भी कम थे और साथ में परसेंटेज वैल्यूज अगर हम अप्लाई करते तो आ जाएगा, प्रॉपर आ गया। दिखाई दे रहा है ना आपको, जो था वही अप्लाई हो गया। मैंने इस बार कैलकुलेशन नहीं लिया, डायरेक्टली मैंने वैल्यू डाल दी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन के साथ कर सकते हैं, लेकिन आपको रिपीटेड फार्मूलाज टाइप करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग अलग डेटा पे। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप किस तरह से इसे अलग डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स के मार्क्स है और वो है कि भाई उसको 80 से ज़्यादा परसेंटेज है तो ए ग्रेड मुझे देना है, राइट, आप ऐसे दे सकते हैं। 70 से ज़्यादा है तो उसको बी ग्रेड या सी ग्रेड जो भी है, मतलब ए प्लस यहाँ पे रहेगा, फिर ए रहेगा चाहिए तो आप ऐसे ग्रेड डिफाइन कर सकते हैं। 60 से है तो उसका सी ग्रेड, जो भी ग्रेड आपको डिफाइन करने हैं वो 60 से ज़्यादा है तो ज़्यादा है उससे इक्वल टू। सो ऊपर से नीचे आ जाओ, याद रखो तभी ये काम करेगा। ऊपर से नीचे मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़ा नंबर छोटा नंबर छोटा नंबर, इस तरह से नेस्टिंग करते हैं ईफ का। आइडिया तो मैंने दे दिया है, आप ट्राई कीजिए अपने हिसाब से, प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, लेकिन ये नंबर के अंदर नेस्टिंग होता है, टेक्स्ट के अंदर नेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको देना है कि भाई मार्क है, रॉक है और कोई और है और एक प्रोजेक्ट है, जैसे कुछ और लेते हैं, मार्क लेते हैं, चलो मार्क हो गया, मार्क लेते हैं एक और, मार्क ये क्या हो गया, ओके। तो 3 प्रोजेक्ट है, तो मार्क है तो अलग आना चाहिए, रॉक है तो अलग आना चाहिए, मार्क है तो अलग आना चाहिए, मार्क, राइट। या फिर इसको कुछ और नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं कुछ भी यार, जैसे कि इसको स्केल नाम देते हैं, स्केल प्रोजेक्ट, ओके चलो ठीक है। तो मार्क, रॉक एंड स्केल करने वाला स्केल प्रोजेक्ट, अगर तीनों में से, तो इसकी कंडीशन कैसे आएगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला कैसे रहेगा, इफ ओपन ब्रैकेट दिस इज इक्वल टू, बस इक्वल टू आएगा, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं, मार्क पहले ले लो या कुछ भी ले लो। मार्क है तो यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इज इक्वल टू मार्क है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। मार्क है तो क्या रहेगा, उसको क्या आंसर देना है, प्रोजेक्ट 1 उसको असाइन करना है, ये प्रोजेक्ट 1 है। मार्क है तो ये प्रोजेक्ट 1 है, राइट। यहाँ पे लेंगे प्रोजेक्ट 1, टेक्स्ट में आंसर मुझे चाहिए, मार्क है तो इसको नाम देना है मुझे प्रोजेक्ट 1, कोमा इफ ओपन ब्रैकेट, फिर से दूंगा मैं, इसको सेलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू C2 को सिलेक्ट करना है बार बार, C2 में फिर से C2 में पहले मार्क चेक किया, अब हम रॉक चेक करेंगे। अगर रॉक है तो ये प्रोजेक्ट 2 नाम आना चाहिए इसका, प्रोजेक्ट 2, एक मिनट, प्रोजेक्ट 2, या फिर आप लोकेशन दे सकते हैं कि भाई ये दिल्ली लोकेशन, ये मुंबई लोकेशन, ऐसा कुछ भी रिजल्ट दे सकते हैं। और तीसरा इफ कंडीशन, या तीसरे के लिए आपको डायरेक्टली लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि 3 ही कंडीशन है। तो लास्ट कंडीशन में वैल्यू फॉल्स में आप यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से कि भाई जो रह गया, पहले प्रोजेक्ट 1 हो गया, 2 हो गया, तो जो रह गया वो प्रोजेक्ट 3 ही रहेगा, क्योंकि उसके लिए और कोई दूसरा नाम ही नहीं आना चाहिए। तो प्रोजेक्ट 1 2 3 आप एंटर करके देख लो, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, डबल एंटर किया मैंने, देखिए प्रोजेक्ट 1 2 3 इस तरह से नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। तो ये सिंपल तरीका है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो डेफिनेटली आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि भाई टेक्स्ट भी है तो भी आप मल्टीपल कंडीशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नंबर है तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि टेक्स्ट है तो मतलब ज़्यादा लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कंडीशन लिखते जाना है, लास्ट कंडीशंस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 3 रिजल्ट चाहिए तो 2 ई पाएंगे, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे मार्क 2 बार आ चुका है, देखिए ना ये 2 बार आ चुका है, 3 कंडीशंस, 3 आंसर है। यहाँ पे कितने आंसर है, 4, तो इफ कितनी बार आया है देखो, 1 2 और 3, तो 1 क्योंकि डिफ़ॉल्ट आंसर लास्ट में वो टाइप कर देंगे हम इसमें, ऐसा है। सो लॉजिक क्लियर है तो मैजिक